हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलिए आज हम उड़ाएंगे एंटी ग्रेविटी का उड़न खटोला। अब देखो अगले 2 मिनट जरा इंट्रोडक्शन चलने वाला है, मतलब थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा, जरा मरा सा रिवीजन वगैरह कराऊंगा। तो अगर इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है तो सीधा 2 मिनट के बाद शुरू करो वीडियो, असली एक्शन वहीं से शुरू होगा। अब देखो इस वीडियो में आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम एंटी ग्रेविटी व्हीकल बनाने की संभावनाओं को ढूंढेंगे और उसमें जो भी समस्याएं अपने सामने आएंगी उन्हें इंजीनियरिंग, फिजिक्स और लॉजिक की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और मजे भी आएंगे। तो जरा पहले ये जान लेते हैं कि एंटी ग्रेविटी आखिर चीज क्या है। अब एंटी ग्रेविटी को समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत तो ग्रेविटी के बारे में पता होना चाहिए। और क्या हमें ग्रेविटी के बारे में पता है? वेल, बिल्कुल भी ना। क्या बात कर रहे हैं? वैसे अंकल जी बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ग्रेविटी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा विज्ञान के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। मतलब ये ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी की चौंचलेबाजी कहाँ से शुरू हुई थी? तो भैया बात है 1915 की। दुनिया बड़ी परेशान चल रही थी। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। बल्कि बात है 1687 की, यानी 1687 की। दुनिया बड़ी खुशहाल थी। फिर फिजिक्स के चचा न्यूटन चचा आ गए और दुनिया को ये बताया कि जो भी चीज नीचे टपक रही है उसके पीछे ग्रेविटी की साजिश है। और वो दिन था और आज का दुनिया की खुशियां खत्म। अब ये पता करना था कि आखिर ग्रेविटी का सोर्स क्या है। तो भैया समय आता है 1915 का और फिजिक्स के फूफा यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेविटी का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। इन शॉर्ट, स्पेस है चद्दर और चीजों के पास है मास। अब किसी चद्दर पर अगर मास रखोगे तो गड्ढा पड़ेगा और यही गड्ढा है ग्रेविटी। कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? पर हम कर भी क्या सकते हैं? इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन हमारे पास है ही नहीं। तो मजबूरी में इसे ही सबने सच मान लिया और आज भी यही चल रही है। अब कुछ वैज्ञानिक अपने आइंस्टाइन से भी ज्यादा खूंखार निकले। वो एक कदम आगे और निकल लिए। उनके हिसाब से दुनिया में हर मास छोटे छोटे ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल थूकता है और भैया यही ग्रेविटॉन के पार्टिकल मिलकर ग्रेविटी बना रहे हैं। अब चलते हैं एंटी ग्रेविटी पर। तो भैया ये है ग्रेविटी का बिल्कुल उल्टा। मतलब जैसे ग्रेविटी नीचे खींचती है, एंटी ग्रेविटी चीजों को ऊपर धकेलती है। अब क्या हम एंटी ग्रेविटी पर काम करने वाली कोई चीज बना सकते हैं? चलो पता करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे एंटी ग्रेविटी व्हीकल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ताकि बहस का कोई मुद्दा ही ना बचे। कहीं बाद में जाकर आप ये कहने लगो कि भैया आपका ये व्हीकल तो एंटी ग्रेविटी ना लग रहा। पहला गुण, हमारा ये उड़न खटोला हवा में या स्पेस में एक जगह पर स्थिर रह सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये काम तो एक हेलीकॉप्टर भी कर लेता है, या फिर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट यानी VTOL, वो भी तो ये काम कर लेते हैं, मतलब हवा में एक जगह झूल लेते हैं। तो हमारा ये बच्चा दुनिया से अलग कैसे हुआ? अरे भाई साहब, होगा, बिल्कुल होगा। इतना अलग होगा कि आपको भी शक होगा कि ये आपका ही है क्या। मेरा मतलब इस विमान को आपने ही बनाया है क्या। अब देखो, आपका ये बच्चा इसलिए अलग होगा क्योंकि आपके इस जुगाड़ में कोई भी प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगेगा। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो भाई साहब, इस बात का मतलब निकलता है कि आपके इस जुगाड़ में कोई भी इंजन नहीं होगा। लेकिन सवाल है ये, क्या ये बिना इंजन के उड़ पाएगा? बिल्कुल उड़ेगा। खाओ माँ कसम। ये एडिटर के पैसे काटने पड़ेंगे। लेकिन बिना कसम खाए मैं ये जरूर बता सकता हूँ, जितनी भी टेक्नोलॉजी अब तक डेवलप हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनका इस्तेमाल करके एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट ये जरूर बन जाएगा। अपन लोग तो बस असेंबल करेंगे उन्हें। इस टीन के डब्बे को हम बिना इंजन के उड़ाएंगे। दूसरा गुण, हम जहाँ भी चाहें इसे स्पेस में ले जा पाएं। मतलब अगर स्पेस में या किसी दूसरे ग्रह पर जाने का मन करे तो सोचना ना पड़े। मतलब अपनी एंटी ग्रेविटी गाड़ी उठाओ और स्पेस में यात्रा पर निकल जाओ। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे नहीं अंकल जी, ज्यादा नहीं है। अभी तो देखते जाओ क्या क्या होगा। थोड़ा धीरज धरो, हमारे यहाँ सारे काम तसल्ली से होते हैं। अब चलते हैं जी तीसरे गुण पर। तो तीसरा गुण है ये कि ये डिस्क शेप का होना चाहिए, यानी कि सॉसर शेप का होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो देखो, उसके पीछे का कारण है ये कि मैं नहीं चाहता कि इसके कबूतर की तरह पंख निकले हों, क्योंकि उसके बाद वो देखने में प्लेन के जैसा लगेगा। अब अपना बच्चा अलग भी तो दिखना चाहिए ना। और भाई साहब, हॉलीवुड वालों ने स्पेसशिप के नाम पे हमें तश्तरी ही तो परोसी है, तो इससे मिलता जुलता बनाएंगे हम, ताकि साइंस फिक्शन से ये मैच करता हुआ लगे। बात तो सही है। चलो जी, ये तो हो गई इसकी खूबियां। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसे बनाने में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं। अब देखो, सबसे पहली समस्या तो ये है कि इसके पंख ना है तो ये उड़ेगा कैसे? मतलब आप जरा ये सोचो, क्या उड़ने के लिए पंखों का होना जरूरी है? नहीं।
क्या जोक मारा भाई। अरे बिल्कुल भी नहीं, जोक नहीं है ये सच है कि उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं है। तो फिर उड़ने के लिए क्या जरूरी है? तो जनाब उड़ने के लिए चाहिए हमें हवा में प्रेशर का डिफरेंस। हवा में कोई चीज तभी उड़ सकती है जब उसके नीचे बहने वाली हवा के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर ऊपर बहने वाली हवा के द्वारा लगाए जा रहे प्रेशर से ज्यादा हो। रुको एक उदाहरण देता हूँ, इसे देखो। अगर इसके ऊपर बहने वाली हवा का प्रेशर नीचे बहने वाली हवा के प्रेशर से कम होगा तो नीचे बहने वाली हवा इसे लिफ्ट देगी, यानी कि ऊपर उठा देगी। और इसी छोटे से लॉजिक के आधार पर सारी चीजें हवा में उड़ पाती हैं। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि महाराज स्पेस में तो हवा है ही ना, तो ये वहां कैसे उड़ेगा? आपको क्या लगता है ये वीडियो बनाने में 1 हफ्ता क्यों लग गया? पर चिंता ना करो, उड़ाएंगे इसको, स्पेस में भी उड़ाएंगे। तो देखो, पहले इसे धरती पर उड़ा लो, बाद में स्पेस का चैप्टर भी निपटा देंगे। टेंशन ना लो, यहाँ सारे काम आराम से होंगे। चलो जी, अपनी तश्तरी को मैदान में लाओ और सूट वूट पहनकर तैयार हो जाओ। प्रेशर डिफरेंस की बारात निकलने वाली है। आपने फ्रिस्बी तो देखा ही होगा, अब बस हमें ये पता करना है कि आखिर इसको लिफ्ट कैसे मिल रही है। तो जी हमने अपनी तश्तरी पकड़ी और उठाकर एरोडायनेमिक टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर ले गए। अब जैसे ही हमने इसको विंड टनल में लगाया तो हमें ये पता चला कि भाई साहब इसके ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर नीचे लगने वाले प्रेशर से कम था, जिसके कारण ये बड़े आराम से हवा में उड़ रहा था। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उड़ने के लिए पंख नहीं बल्कि प्रेशर डिफरेंस चाहिए और डिस्क शेप बड़े आराम से उड़ सकती है। अब कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि अपना डिजाइन तो सही है, लेकिन हम इसको हवा में लटकाएंगे कैसे, मतलब लिफ्ट कैसे देंगे? और ये है अपनी अगली समस्या। अब इस समस्या को सुलझाने में भी एक और समस्या है, और वो ये कि आज तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं उनमें से कोई भी चीज बिना थ्रस्ट जनरेट करे या बिना इंजन के उड़ नहीं सकती। मतलब लंबे समय तक तो उड़ नहीं सकती। हवा में ग्लाइड जरूर कर सकती है, लेकिन उड़ना असंभव है। और जैसा कि आप जानते हो कि हम तो कसम खा के बैठे हैं कि अपने इस जुगाड़ में हम कोई भी इंजन या थ्रस्टर नहीं लगाने वाले। तो अब इस समस्या को कैसे सुलझाएं? तो देखो, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो हमें एंटी ग्रेविटी वाली फील देती हो। एक नहीं भाई साहब, दो टेक्नोलॉजी है। सुनिए ध्यान से। तो जी ये है परमानेंट मैग्नेट, जो कि इस समय हवा में झूल रहा है। लेकिन झूल क्यों रहा है? क्योंकि इसके नीचे सुपर कंडक्टर रखा है। सुपर कंडक्टर सुना तो है इसके बारे में, और अगर नहीं सुन रखा तो मैं बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो जी ये है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक खास तरीके का मटेरियल जो -321 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर इलेक्ट्रिकल फ्लो के मामले में टांग नहीं अड़ाता, मतलब जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मतलब नॉर्मल कंडक्टर के मामले में अगर ये कार करंट है और ये रोड रेजिस्टेंस है, तो भाई साहब सुपर कंडक्टर के मामले में ये कार और रोड का रिलेशन कुछ ऐसा होगा, यानी कि करंट बेरोक टोक दौड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये मतलब सुपर कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी से हमारे स्पेस क्राफ्ट का या हमारे एंटी ग्रेविटी व्हीकल का क्या लेना देना? कुछ भी ना। कैसा लगा मेरा मजाक? देखो, अभी जो मैंने आपको बताया वो ये याद दिलाने के लिए बताया कि सुपर कंडक्टर आखिर है क्या। ये सुपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और भी है जिसके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, वो सुनिए। तो जनाब, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार नहीं होने देता। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो देखो जी, अगर ये कंडक्टर अपने आर पार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलने नहीं देगा तो उससे होगा ये कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुड़कर ऊपर की तरफ उठेंगी, यानी ये मैग्नेट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हवा में लटका हुआ है। आपने अक्सर दो मैग्नेट्स को एक दूसरे पर इनविजिबल फोर्स लगाते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से कभी कभार आप मतलब इस तरह की चीजें भी देखते हो कि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट को हवा में लटका दिया। लेकिन कमाल है ये कि इस काम को करने में दो मैग्नेट्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में एक मैग्नेट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हवा में लटक सकती है ना कमाल? चलिए अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं अपने एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट में। कैसे, आइए बताता हूं। तो अगर हम एक ट्रैक का निर्माण करें और उस ट्रैक पर जगह जगह पर सुपर कंडक्टर लगा दें और अपने उड़न खटोले में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दें, तो भाई साहब ये हवा में लटक जाएगा। अब देखो, मैं ये जानता हूं कि आपको ये एंटी ग्रेविटी तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज एकदम से परफेक्ट नहीं बनती। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है, सुधार होते हैं, और तब जाकर वो परफेक्शन की तरफ बढ़ती है। तो आप चिंता ना करो, वीडियो के एंड तक इसे परफेक्ट एंटी ग्रेविटी हम बना ही देंगे। अब देखो, लटकने की समस्या सुलझ गई तो एक और समस्या सामने आ गई, और समस्या है ये कि भाई साहब पूरे
वाले रास्ते में सुपर कंडक्टर तो हम बिछा देंगे, लेकिन उनको ठंडा कैसे रखेंगे? तो वेल, इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार रूम टेम्परेचर पर काम करने वाले सुपर कंडक्टर्स की खोज में लगे हुए हैं। और देखो, ये कोई 10-20 साल में होने वाली डिस्कवरी नहीं है, बल्कि अगले 2-4 सालों में ही हमें रूम टेम्परेचर पर काम करने वाले सुपर कंडक्टर मिल जाएंगे। और जब ऐसा होगा, ये दुनिया में अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खड़ा कर देगा। तो देखो, हमें कम टेम्परेचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये काम तो हो जाएगा, लेकिन कुछ और है ऐसा जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। आओ बताता हूँ। तो जनाब, इन मैग्नेट्स और सुपर कंडक्टर की वजह से अपना उड़न खटोला हवा में तो टंग जाएगा, लेकिन ये सिर्फ वहीं जा पाएगा जहां पर ये रास्ता हो, मतलब जहां पर ये ट्रैक नहीं होगा वहां ये कैसे जाएगा? और अपने को तो स्पेस में भी उड़ना है, तो जी अब क्या करें? देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको हवा में झूलने के लिए 2 टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था, जिसमें से एक था सुपर कंडक्टर, लेकिन अभी दूसरा बचा है, उस पर बात करते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, ये है एक तरह का एंटी ग्रेविटी मॉडल। अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। देखो, ये जो इसका तार है, इसमें हाई वोल्टेज करंट इस समय फ्लो कर रहा है। अब ये हाई वोल्टेज करंट हवा में मौजूद एटम्स को पॉजिटिव आयंस में बदल देगा। और देखो, पॉजिटिव में बदलने का कारण बड़ा सिंपल सा है। करंट बनता है इलेक्ट्रॉन फ्लो से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो आयंस बन जाएंगे पॉजिटिव। अब ये जो फॉयल आप इसमें देख रहे हो, ये फॉयल है नेगेटिवली चार्ज। अब होगा ये कि जो आपने आसपास के एटम्स को पॉजिटिव आयंस में बदला है, वो बहुत तेजी से इस नेगेटिव फॉयल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नीचे की तरफ दौड़ेंगे। और भाई साहब, इनकी ये जो दौड़ है, ये हमारे इस जहाज को लिफ्ट देगी, यानी कि अप थ्रस्ट देगी। अब आप ये सोचिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बड़े स्केल पर तैयार कर ले, तो ये अपने जहाज को उड़ा देगा। अब ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब, आपने पहले सुपर कंडक्टर का रास्ता बिछाया, फिर उसे ठिकाने लगाया, अब आप आयन प्रोपल्शन पर आ गए, लेकिन दोनों चीजों में एक चीज तो कॉमन ही है, वो है ये कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो ये उड़ेगा भी नहीं, और स्पेस में आपको एटमॉस्फेयर तो मिलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये अपना जो जहाज है या तामझाम जो भी आपने बनाया है, ये धरती पर तो उड़ जाएगा, लेकिन स्पेस में नहीं जाएगा। अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपसे ये किसने कहा कि आयंस की मदद से पैदा होने वाली थ्रस्ट के लिए हमें हवा चाहिए? नहीं जनाब, हमें एटम्स चाहिए, हवा नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एटम्स हवा के हों, यानी कि वो एटम्स किसी भी चीज के हो सकते हैं। हमें बस एटम्स चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। अब यह सवाल आता है ये कि क्या इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी कि जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वहां हमें एटम्स मिलेंगे? तो जवाब है बिल्कुल मिलेंगे। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है, उसमें जगह जगह हाई टू लो डेंसिटी एटम्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। हो गया काम, अब उड़ेगा अपना तामझाम। ऐसा सोचना भी मत। तो साला होना ही चाहिए। अभी एक और समस्या बची है, सुनिए। अब देखो जनाब, आपने अपने इस जुगाड़ को हवा में लिफ्ट तो दे दिया या स्पेस में लिफ्ट तो दे दिया, लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, तो अब इसे आप आगे पीछे कैसे ले जाओगे? मतलब यात्रा करने के लिए इसका आगे पीछे होना तो जरूरी है ना। सिर्फ ऊपर नीचे घूमने से उसे आप स्पेस यात्रा कैसे कह दोगे? और देखो, जैसा कि हम कसम खाकर बैठे हैं कि इसमें इंजन नहीं लगेगा, तो अब सवाल आता है ये कि बिना इंजन के ये आगे पीछे कैसे उड़ेगा? अब क्या हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं? वेल, देखो, लग तो रहा है कि हम इसको सुलझा लेंगे। अब इस काम को करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल्स का। हाँ जी, आपने सही सुना, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो परेशानियों के सामने हार मान जाए, वो इंजीनियर कैसा? अपन इस टीन के डब्बे को आज उड़ाकर ही छोड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं भाई साहब, मैग्नेट के तो 2 पोल होते हैं, ये मोनोपोल मैग्नेट क्या चीज है? मतलब जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं, सभी में ये लिखा है कि मोनोपोल मैग्नेट हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है? तो भैया, ये है प्रोफेसर रुथ, MIT में कॉस्मोलॉजी के प्रोफेसर, और इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में, यानी कि अपनी कैलकुलेशन में, ये चीज साबित कर दी है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं, लेकिन अभी तक वो हमें मिले नहीं है। अब इसके पीछे इन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है, हम सब उसमें नहीं जाने वाले। मतलब अपना मतलब निकालने के लिए मुझे इनकी जो थ्योरी है या इनकी जो कैलकुलेशन है या इनका जो रिसर्च पेपर है वो काम का लगा, तो मैंने वहां से जानकारी उठा ली और मान लिया कि भाई साहब मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं, बस मिलने ही वाले हैं, और जैसे ही मिलेंगे अपना काम हो जाएगा। अब देखो, मोनोपोल का फायदा ये होगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ मोनोपोल सीधा धरती के नॉर्थ पोल की तरफ उड़ेगा और मैग्नेटिक साउथ पोल धरती के
के साउथ पोल की तरफ उड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आप कुछ गलत नहीं बोल गए, तो जनाब बिल्कुल भी नहीं। दरअसल धरती को अगर हम बड़ा सा मैग्नेट मान लें तो इस बड़े से मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ होगा, लेकिन वो कहलाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और बिल्कुल इसका उल्टा दूसरे पोल पर होगा। अब ये सुनने में कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जो चीज है वो है। तो जी कुल जमा बात ये निकलती है कि अपना नॉर्थ पोल यानी कि अपने मोनोपोल का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ दौड़ेगा और अपना साउथ मोनोपोल ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ दौड़ेगा। लेकिन यहाँ मन में सवाल आता है कि भाई साहब मोनोपोल ने ऐसी कौन सी ताकत की बूटी गटक रखी है, मतलब हमारे पास जो दो पोल की मैग्नेट है वो तो ना उड़ती इधर उधर, तो ये कैसे उड़ेगा। तो देखो आपके पास जो दो पोल की मैग्नेट है यानी कि बाइपोलर मैग्नेट या डुअल पोल मैग्नेट, उसके दोनों पोल पर धरती के दोनों मैग्नेटिक पोल बराबर फोर्स लगाते हैं। इसी वजह से वो किसी भी एक दिशा में नहीं उड़ती, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन पावरफुल मोनोपोल केस में ऐसा नहीं होगा। एक पावरफुल नॉर्थ मोनोपोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ दौड़ेगा। तो देखो हमने सारी समस्या सुलझा ली है, अब जरा बात कर लेते हैं कि क्या अब अपना विमान उड़ेगा। वेल नहीं। जनाब अभी एक और समस्या बची हुई है, उसे और सुलझा ले, शायद फिर उड़ाई देंगे इसको। अब देखो आपने सारे काम कर लिए, मतलब टीन का डब्बा भी तैयार कर लिया, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगा ली, सारी चीजें सारे जुगाड़ उगाड़ जो भी आपको चाहिए उसे चलाने के लिए सब कर लिया। लेकिन भाई साहब आपने ये नहीं सोचा कि इसको पावर कहां से मिलेगी, मतलब क्या ये बिना पावर के चल पाएगा। वेल बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो तो अब इसमें पावर का जुगाड़ कर लेते हैं। तो जी इसको पावर देने के लिए हम लगाएंगे इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर। अब वो फ्यूजन है या फिशन रिएक्टर है, इसकी बहस में हम लोग नहीं जाने वाले। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे क्या इस जुगाड़ में एक रिएक्टर फिट होगा। भाई साहब बिल्कुल होगा। जब आप सबमरीन में रिएक्टर फिट कर सकते हो तो इसमें लगाने में कौन सी दिक्कत है। हाँ जी अब सारी चीजें ठीक लग रही हैं, तो चलो अपना विमान बना लेते हैं। तो जी हमारा तामझाम होगा डिस्क शेप का और उसके नीचे लगेंगे मैग्नेटिक मोनोपोल और इस तामझाम की आउटर बाउंड्री पर लगेगा अपना एटम आयोनाइजर। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक मोनोपोल्स लगाने से इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, बल्कि उड़ते हुए इसके मोमेंटम को बदलने के लिए हमें इसमें रडर भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगा लिया। अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो इसके मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं इनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बार बार ऑन या ऑफ करेंगे और ऐसा करने की वजह से इसे एक जिगजैग टाइप का रास्ता मिल जाएगा और ये हवा में बड़े आराम से आगे बढ़ पाएगा। अब देखो जितनी चीजें हमने डिस्कस करी हैं उसके हिसाब से अपना विमान धरती पर तो बड़े आराम से उड़ेगा, लेकिन आउटर स्पेस में उड़ने के लिए इसको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जैसी अपनी धरती के पास है। तो क्या आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? भाई साहब बिल्कुल मिलेगी। मतलब अपने इस जुगाड़ को उड़ाने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड की हमें जरूरत है उतनी हमें स्पेस में हर जगह मिल जाएगी। अब आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलेगी हमको बिजली और ये बिजली सबसे पहले इस्तेमाल होगी अपने एटम आयोनाइजर में, जो आसपास मौजूद एटम्स को आयोनाइज करके एक लिफ्ट जनरेट करेगा, मतलब अपना टीन का डिब्बा ऊपर उठ जाएगा। अब बारी आती है इसे आगे पीछे चलाने की, तो इसके बाद हम इसके मैग्नेटिक मोनोपोल्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब अगर हमने नॉर्थ पोल को एक्टिवेट किया तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और अगर साउथ को किया तो भाई साहब अपना उड़न खटोला साउथ की तरफ जाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम बार बार पोल्स को स्विच करेंगे और ये जिगजैग पैटर्न में चलेगा, क्योंकि इसके मोमेंटम को बदलने के लिए हमने एक इसमें रडर भी लगाया है। अब जरा चलते हैं स्पेस में। तो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड और एटम्स हमें दोनों मिल जाएंगे, तो हो गया अपना काम। काहे हो रहे हो परेशान? चलिए अब एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल मेरे से अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि जी ये इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच में फर्क क्या है। तो सुनिए, एक इंजीनियर पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्हें असेंबल करके समस्याओं को सुलझाता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना, यही इंजीनियरिंग कहलाता है। लेकिन वैज्ञानिक दो तरीके के होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। उदाहरण के लिए अगर आप फिजिसिस्ट ले लो, यानी कि अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने उस आइडिया को पेन पेपर पर लिखकर मैथ्स की मदद से, इक्वेशंस की मदद से टेस्ट किया, जहां पर वो बिल्कुल सही साबित हो गया। अब उस आइडिया पर जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो जो चीजें मैथ्स ने प्रूव करी थी बिल्कुल वैसी ही घट गई। अब जब भी कभी ऐसा होता है तो जिस चीज की भी खोज होती है वो उस वैज्ञानिक के नाम पर चली जाती है। उदाहरण के लिए एनर्जी मास इक्विवेलेंस यानी E=mc² और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानी जाती हैं। अब इनसे अलग एक दूसरे तरह के साइंटिस्ट भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट,
यानी कि जब उनके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके बाद उस आइडिया को लेकर वो इंजीनियर्स की मदद लेते हैं किसी चीज को बनाने में, डेवलप करने में, और फिर उसके आधार पर उस चीज की मदद से एक्सपेरिमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए गैलीलियो गैली, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, ये सभी लोग एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे। इनके दिमाग में जो आइडिया आया उसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने नई नई चीजों का आविष्कार किया। अब इस तरीके के वैज्ञानिकों को एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट या केमिस्ट या साइंटिस्ट, आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। जितने भी इन्वेंटर पास्ट या प्रेजेंट में हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, पर क्योंकि वो एक इन्वेंटर हैं, वो इंजीनियर कहलाएंगे। लेकिन सारे इंजीनियर जिनके पास डिग्री है वो इन्वेंटर नहीं कहलाएंगे। तो मोटा मोटा वैज्ञानिक और एक इंजीनियर के बीच में यही फर्क होता है। अब देखो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि एक इंजीनियर वैज्ञानिक भी हो सकता है और एक वैज्ञानिक इंजीनियर भी हो सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस वीडियो में जैसे जैसे हमने समस्याओं को सुलझाया है, असल में वही इंजीनियरिंग है। चलिए अब एक सवाल पूछ लेता हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है, उनमें से आपको कौन सी सबसे ज्यादा काम की लगी? मतलब जिसे देखकर आप ये कह सको कि भैया चलो एंटी ग्रेविटी ना सही तो इसका कुछ ना कुछ और इस्तेमाल तो हम निकाल ही लेंगे। और दूसरा ये कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे देखकर आपको ये लग रहा हो कि भाई साहब इस पर तो वैज्ञानिक अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ये हमारे किसी काम की ना है। तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन सी काम की है और कौन सी काम की नहीं है। चलो जी, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।